रुख किश्ती का जो बदलो, किनारे यूं ही बदल जाते। नजर का रुख जो बदलो, तो नजारे भी बदल जाते। सुख दुख है जीवन के साथी जो, बदलते क्रम भी रहते हैं। मगर पॉजिटिव थॉट रखने में सहारे यूं ही बदल जाते, सहारे यूं ही बदल जाते। जय हिंद एवरीवन। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ें और हर गतिविधि में आगे बढ़ते हुए अपने आप को उदात्तता की ओर बढ़ें। तो आइए, उदात्त शब्द जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उदात्तता से संबंधित हम कुछ विचारों को केंद्रित करते हुए आगे रख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस सेशन में हम जुड़ेंगे कि उदात्तता क्या चीज है, उदात्तता का परिचय क्या है, उदात्त के विधायक तत्व कौन से हैं और उदात्त प्रत्यय और भारतीय आचार्यों के संदर्भ में चिंतन क्या है। तो आइए, इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण थॉट है, महत्वपूर्ण विचारधारा है, वह लॉन्जाइनस का है। तो हम लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व की विशिष्ट अवधारणा के संदर्भ में भी जानेंगे और उसी से संबंधित व्यवहारिक प्रयोग भी उसका समझेंगे। काव्य के संदर्भ में लॉन्जाइनस का जो अलौकिक स्वरूप आता है, उनकी जो विचार की गंभीरता आती है, वह द्रष्टव्य है। उसे हम अनुभूत कर सकते हैं और देखते हैं कि जो यूनानी काव्य शास्त्री हैं लॉन्जाइनस, उन्होंने क्या विचार दिया है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि जो काव्य में उदात्त तत्व है, वह व्यक्ति को जो है सो एक स्थिति प्रदान करने वाला होता है। उदात्तता महानता की स्थिति प्रदान करने वाला होता है। कहने का मतलब यह है कि जिसके द्वारा मनुष्य एक दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, वे उसे केवल सुखानुभूति या शिक्षा का साधन ही नहीं मानते। वे कहते हैं कि काव्य जो है सो उनके अंदर आंतरिक शक्ति को पैदा करता है। काव्य को वे नैतिकता से और जो है सो उदात्त मानते हैं। वे काव्य में एक ऐसी शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करते हैं जो बुद्धि और तर्कणा का अतिक्रमण कर देती है। काव्य की अपनी तेज होती है। काव्य अपने तेज से आलोकित करता है और पाठक के चित्त को और जो है सो मंत्रमुग्ध कर देता है। अर्थात पाठक का जो मन है वह उदात्त भावों से युक्त हो जाता है। उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व तर्कणा शक्ति के आधार पर इस स्थिति को जो काव्यशास्त्री हैं लॉन्जाइनस, वे इस भाव को, इस भावभूमि को उदात्तीकरण कहते हैं। आगे प्रश्न ये उठता है कि जिसने उदात्तता संबंधित अवधारणा दी है, आखिर उनका परिचय क्या है। तो इस संदर्भ में तथ्य यही है कि लॉन्जाइनस प्रसिद्ध यूनानी व्यक्तित्व हैं और एक समीक्षक भी हैं, आलोचक भी हैं, जो कि अरस्तु के बाद उनकी दूसरी स्थिति आती है। अर्थात आलोचक के रूप में अरस्तु के बाद यूनानी काव्यशास्त्रियों में उनका दूसरा स्थान आता है। लॉन्जाइनस की कृति सबसे महत्वपूर्ण है, वह है ऑन द सबलाइम, जिसका हिंदी में है पेरी हुई साउस। अर्थात ये जो ऑन द सबलाइम है, इसका प्रकाशन उन्होंने 1652 ईस्वी में कराया और इससे यानी इस ऑन द सबलाइम नामक पुस्तक से लॉन्जाइनस की काफ़ी लोकप्रियता भारतीय काव्यशास्त्र में बढ़ी। लॉन्जाइनस एक समीक्षक के रूप में भी सामने आते हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को काव्य में इतनी भव्यता और सुंदरता के साथ रखी है, जिसको पढ़ करके पाठक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इनकी विचारधाराएं पाठक को आह्लादित करने वाली हैं, उनके व्यक्तित्व को उदात्त बनाने वाली हैं। ये ऐसी विचारधारा देते हैं कि पाठक उस विचारधारा को समझ करके उसका अंतः स्वांगीकरण करके एक उदात्त व्यक्तित्व बन करके समाज में उभरता है। लॉन्जाइनस ने अपनी साहित्य मूल्य अवधारणा में जो बात कही है वह बहुत ही विशिष्ट बात है। उन्होंने अपनी अवधारणा व्यक्त की है कि
साहित्य के मूल्य का मतलब यह है कि कृति को सुनकर या पढ़कर अंतरीक्षण करके पाठक या श्रोता प्रभावित और मुग्ध कितना होता है, कैसे होता है। यदि वह मुग्ध होता है तो यह अनुभव अपने आप में मूल्यवान होता है, क्योंकि लॉन्जाइनस के अनुसार भावों और विचारों की केवल उदात्तता और महनीयता ही सहृदय को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस प्रकार काव्यानुभूति का संबंध लॉन्जाइनस ने मनुष्य की उच्चतम प्रवृत्तियों से जुड़ने की चेष्टा का संबंध जोड़ा है। ऐसा उदात्त प्रभाव डालने वाली जो विचारधारा है, जो साहित्य है, उसका लक्ष्य, प्रयोजन, मूल्य और औचित्य होता है, क्योंकि ये औदात्य के गुण होते हैं। अर्थात पाठक के अंदर जो उदात्त भाव आए, उसके अंदर मूल्य भावना आ जाए और ये मूल्य भावना को वह समझने लगे कि कृति उस पर कितना प्रभाव डालती है, कोई रचना उस पर कितना प्रभाव डालती है, तो यही साहित्य का मूल्य होता है। अर्थात साहित्यिक मूल्य का मतलब यह है कि किसी रचना को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके हमारे मन मस्तिष्क पर वह जितना प्रभाव डालता है, वह जितना उदात्त भाव हमारे अंदर पैदा करता है, हमारी महानता के गुणों को हमारे अंदर धारण करता है, तो उस साहित्य की, उस रचना की वह मूल्य होता है। जहाँ तक लॉन्जाइनस की अन्य विशेषता की बात है, तो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि लॉन्जाइनस को यूरोप का पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनकी पुस्तक में उदात्त तत्व की 18वीं शताब्दी तक मात्र एक अलंकारिक सिद्धांत ही समझा जाता था, परंतु बाद में यह प्रमाणित हुआ कि लॉन्जाइनस वास्तव में एक महान आलोचक है और इनकी स्वच्छंदतावादी विचारधारा समाज को बहुत ही प्रभावित करने वाली है। इनकी जो औदात्तता से संबंधित औदात्य गुण है वे महान हैं, उनके अंदर काफ़ी विशिष्टता छिपी हुई है। वे कहते हैं कि जिस कृति में औदात्य का गुण समाहित होता है वह कृति विशिष्ट होती है, वह रचना महत्वपूर्ण होती है। जिस कृति में यह गुण सहज ही प्राप्त होने के लिए पाठक के लिए उपलब्ध होता है, वह कृति आनंद प्रदान करने वाली होती है। लॉन्जाइनस के अनुसार किसी काव्य कृति में उदात्त तत्व का गुण तभी आता है जब उसका लेखक महान विचारों के ऐश्वर्य से संपन्न हो, अर्थात उनमें महान विचारों की अभिव्यंजना करने की क्षमता हो, और दूसरे जब उसकी वाणी में वास्तविक और सच्ची रागात्मकता का भाव भी उत्कर्ष हो, अर्थात इन गुणों से युक्त होने वाला व्यक्ति ही जो है सो महान उदात्त विचारधारा से युक्त हो सकता है। साथ ही जो महान विचारधारा से युक्त होगा, उत्कृष्ट भावनाओं से युक्त होगा, वही महान उदात्तता से संबंधित रचना भी लिखने में सक्षम हो सकता है। इस तरह से लॉन्जाइनस ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा को स्पष्ट रूप से पाठक के सामने रखा है कि एक जो अच्छा चिंतक और अच्छा व्यक्तित्व कौन होता है, जिसके अंदर उसकी उदात्त भावनाएं होती हैं और उदात्तता से संबंधित उसके अंदर पकड़ होती है। प्रसिद्ध काव्य शास्त्री लॉन्जाइनस ने जो संदर्भ में अर्थात साहित्य के संदर्भ में जो विशिष्ट विचारधारा दी है, उनका कहना है कि साहित्य की कोई भी कृति अगर विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, महत्वाकांक्षा, आयु और भारत के लोगों को एक बार ही नहीं बल्कि बारंबार उसे प्रभावित करती है और उनके अंदर रागों को जागृत करती है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि वह कृति, वह रचना बिल्कुल महानता के गुणों से युक्त है, अर्थात वह
साहित्य की महानता का मानदंड मानते हैं। कहते हैं कि जिस साहित्य में भावना को जगाने वाली और भावना को प्रभावित करने की क्षमता निहित होती है, वही साहित्य ही उदात्त होता है, वही साहित्य ही महान होता है। अर्थात महानता के गुणों को धारण करने वाला वो साहित्य होता है जिसे बार बार पाठक पढ़ने की इच्छा जाहिर करता है और बार बार उसे पढ़ता है। इस प्रकार आप प्रसिद्ध यूनानी काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस की साहित्य के संदर्भ में, एक सफल साहित्य के संदर्भ में विचारधारा के तत्वों से जुड़े। विचारधारा क्या है, इसकी भावभूमि को समझे। अब हम इनके जो मुख्य रूप से सिद्धांत क्या हैं, जो उदात्तता से संबंधित है, उसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे और उससे जुड़ेंगे कि इन्होंने उदात्त के संदर्भ में अपनी अवधारणा सिद्धांत के रूप में क्या दी है। उदात्तता के सिद्धांत जानने से पूर्व हम यह समझ लेते हैं कि औदात्य क्या है। तो लॉन्जाइनस ने औदात्य के संदर्भ में बताया है कि औदात्य आत्मा की वह वस्तु है जो एक चिंगारी के समान होती है, एक चिंगारी के समान होती है जो रचनाकार के हृदय से निकलकर पाठक के हृदय तक पहुंचती है। वास्तव में यह आत्मा की महानता की प्रतिध्वनि होती है और यह औदात्य गुण जो होता है यह महान पुस्तकों में सन्निहित होता है। प्रसिद्ध यूनानी काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस जी मानते हैं कि औदात्य अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता को कहते हैं जो भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है। महान कवियों को यश और प्रतिभा मिलने का कारण उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति की भावोत्कर्षता होती है। अर्थात भावनाओं की विशिष्टता और उत्कृष्टता ही कवियों की महानता के द्योतक होते हैं। उदात्त काव्यात्मक भाषा जो होती है वह पाठक के मन को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है, उसके अंदर भावनाओं को जागृत किए बिना नहीं रहती है। गरिमामय वाणी अपनी सहज शक्ति और क्षमता के कारण बड़ी प्रतिभाशाली होती है। कहते हैं कि बौद्धिक विचारों का तो नियंत्रण संभव है, किंतु उदार भावों का प्रभाव अत्यंत प्रबल और प्रभावक होता है। अर्थात उदार भावों की विजय अधिक मिलती है। अब हम उदात्तता की महत्वपूर्ण तत्वों को जानेंगे। उदात्त की जो साधक तत्व हैं वे लॉन्जाइनस ने क्या बताए हैं, क्या दिए हैं, उन तत्वों को जानेंगे और उसे समझेंगे। प्रसिद्ध यूनानी काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस ने उदात्त के स्वरूप के दो पक्ष बताए हैं। पहला जो पक्ष होता है वह आभ्यंतर पक्ष है और दूसरा बाह्य पक्ष है। जहाँ तक आभ्यंतर पक्ष की बात है, इस संदर्भ में उन्होंने जो बताया है वह दो रूपों को बताया है। पहला है महत धारणाओं की ग्राह्यता और दूसरा भावनाओं की सबलता और तीव्रता अर्थात उद्दाम प्रेरणा का आवेग। इस प्रकार जो आभ्यंतर पक्ष है इसमें दो मुख्य तत्वों का समावेश उन्होंने किया है। पहला जो तत्व है वह है महत धारणाओं की ग्राह्यता और दूसरा तत्व है भावनाओं की सबलता और तीव्रता। जहाँ तक महत धारणाओं की ग्राह्यता से संबंधित तथ्य की बात है, इस संदर्भ में मात्र यही जानना है कि मन की ऊर्जा से ही तात्पर्य महत धारणाओं की ग्राह्यता से है। अर्थात लॉन्जाइनस कहते हैं कि क्षुद्र विचारों और भावों में डूबा रहने वाला व्यक्ति उदात्त कृति की रचना भला कैसे कर पाएगा। कष्टदायक शब्दों की निःसृति उन्हीं की लेखनी से हो सकती है जिनके विचार उज्ज्वल हों और गंभीर हों, गहन होंगे। अर्थात कष्टदायक शब्दों की निःसृति उन्हीं की लेखनी से हो सकती है जिनके विचार उज्ज्वल, गंभीर और
महान गहन होगी। काव्य के मनस्वी को भव्य वाणी सहज ही प्राप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लॉन्जाइनस बताते हैं कि क्षुद्र भावनाओं को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उदात्त की रचना नहीं कर सकता है, उदात्त रचना करने में असमर्थ हो जाता है। कष्टदायक शब्द की निःसृति नहीं होती है, उस व्यक्ति में नहीं होती है जिनके विचार उज्जवल होते हैं, गंभीर होते हैं। उनकी जो रचनाएं होती हैं वे बहुत ही उच्च कोटि की होती हैं। दूसरे तत्व के संदर्भ में वे कहते हैं कि भावनाओं की सबलता और तीव्रता होनी चाहिए। वे कहते हैं कि काव्यगत आवेग उन्भेद उत्साह के उद्गम से फूटता है। अर्थात काव्य में जो आवेग उत्पन्न होता है वह आवेग उद्दाम वेग से प्रस्फुटित होता है, वह उदात्तता के भावों से युक्त होता है। कहते हैं कि अभिव्यक्ति से काव्य में औदात्य की सृष्टि होती है। उस आवेग की जो प्रबलता होती है वह आवेग की दो कोटियां हो जाती हैं। अर्थात जो उत्कृष्ट रचना के लिए उन्होंने उदात्तता के संबंधित भावों को देने के लिए जो भी बातें कही हैं उनमें वे दो कोटियां बताए हैं कि आवेग जो उत्पन्न होता है वे दो रूपों में उत्पन्न होता है। पहला होता है उत्कृष्ट आवेग और दूसरा हो जाता है हीन आवेग। अर्थात उत्कृष्ट आवेग होगा वह मन को प्रभावित करेगा और हीन आवेग होगा वह जो है सो प्रभावित भी करेगा लेकिन गलत ढंग से उसे प्रभावित करेगा। उत्कृष्ट कोटि के आवेग में आत्मा का उत्कर्ष होता है और हीन कोटि में जो है सो आत्मा का उत्कर्ष नहीं होता है। अर्थात उत्कृष्ट कोटि का आवेग एक तरह से आत्मा के उत्कर्ष का प्रतीक है और हीन कोटि का आवेग आत्मा के भय, शोक वगैरह के उत्प्रेरक का बोधक होता है। तो इस प्रकार हम उदात्त के आभ्यंतर पक्ष में महत धारणाओं की ग्राह्यता और भावनाओं की प्रबल एवं तीव्रता से संबंधित दो तत्वों से जुड़े। अब उदात्त तत्व के दूसरे पक्ष अर्थात बाह्य पक्ष से हम जुड़ते हैं कि बाह्य पक्ष के संदर्भ में प्रसिद्ध यूनानी काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस ने क्या अपनी विचारधारा रखी है। बाह्य पक्ष में लॉन्जाइनस ने तीन तत्वों को समाविष्ट किया है। अर्थात ये जो तीन तत्व हैं ये बाह्य पक्ष में जो है सो किसी भी रचना को प्रभावित करते हैं। तो पहला तत्व है समुचित अलंकार योजना, दूसरा तत्व है उत्कृष्ट भाषा और तीसरा जो है वह गरिमामय रचना विधान। यानी इन तीन तत्वों को बाह्य पक्ष में वे रखते हैं। पहला जो तत्व है समुचित अलंकार योजना, दूसरा उत्कृष्ट भाषा और तीसरा जो तत्व है वह है गरिमामय रचना विधान। इस समुचित अलंकार योजना के तहत लॉन्जाइनस ने अलंकारों के औचित्य और उदात्त के पोषक अलंकार पर विचार किया है। जहाँ तक उन्होंने अलंकारों के औचित्य पर जो तथ्य रखा है इसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि अलंकार औदात्य को सहारा प्रदान करते हैं। अलंकार औदात्य को सहारा प्रदान करते हैं और स्वयं भी उससे असाधारण बल प्राप्त करते हैं। औदात्य अलंकार जो है सो औदात्य को सहारा प्रदान करते हैं और स्वयं भी उससे असाधारण बल की प्राप्ति करते हैं। अर्थात लॉन्जाइनस की जो विचारधारा है ये ध्यान देने योग्य है कि औदात्य के अनेक पोषक अलंकार भी होते हैं। उन्होंने इसको विस्तारण, विपर्यय, संचयन, रूप परिवर्तन, पुनरावृत्ति, पर्यायोक्ति आदि इसका जो है सो रूप दिया है। इसमें जो विस्तारण है वह जो है सो एक तरह से किसी विषय के समस्त अंगों
और अंगभूत प्रसंगों के समुदाय को कहा जाता है। अर्थात विस्तारण का तात्पर्य है कि किसी विषय के समस्त अंगों और अंगभूत प्रसंगों के का ये समुदाय है, जिनसे घटनाओं को अथवा युक्तियुक्त तत्वों को जो है सो अच्छी बल मिलती है और उदात्त शैली की सृष्टि होती है, उदात्त शैली की रचना होती है। और इसी तरह से और भी जो क्रम है, विपर्यय है, संचयन है। संचयन जो है सो क्या करता है, विपर्यय क्या करता है? यह विपर्यय अलंकार में शब्दों और विचारों के सहज क्रम को व्यतिक्रम कर उपस्थित किया जाता है। इसी तरह से संचयन है, यह स्वर और रूप में जो परिवर्तन होता है, यह जो है सो यह ध्यान रखता है। यानी तीनों जो अलंकारों की तीनों क्या करते हैं, अलंकारों की भावावेग को ये व्यक्त करते हैं। अर्थात जो अलंकार हैं ये तीनों रूप हैं, विस्तारण, संचयन, विपर्यय, ये तीनों जो है सो अलंकारों की जो आवेग है, भाव की आवेग है, उसकी अभिव्यक्ति में ये सहायता प्रदान करते हैं। इनके अलावे रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार भी शैली को उदात्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार समुचित अलंकार योजना से हम रूबरू हुए। फिर दूसरा जो तत्व है, उत्कृष्ट भाषा शैली। उत्कृष्ट भाषा शैली के संदर्भ में जो लोंजाइनस ने अपने विचार दिए हैं, वे कहते हैं कि सुंदर शब्द विचारों को पुलकित करते हैं, सुंदर शब्द विचारों को पुलकित करते हैं और काव्य की उत्कृष्टता में भी वृद्धि करते हैं। अर्थात लोंजाइनस मानते हैं कि शब्द सौंदर्य जो होता है वह भाषा का मूलाधार होता है, मूल आत्मा होती है भाषा की, वह होती है शब्द सौंदर्य। शब्द सौंदर्य यथास्थान उपयुक्त और प्रभावोत्पादक होता है तो भाषा जो है सो सशक्त होती है। लोंजाइनस ने एक और महत्वपूर्ण बात बतलाई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कविता या गद्य में जो उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग सर्वत्र नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात बतलाई है वो ये बात बतलाई है कि कविता या गद्य में उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग सब जगह नहीं करनी चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहीं पर करनी चाहिए। अर्थात छोटी छोटी अत्यंत साधारण बातों को बड़ी बड़ी और भारी भरकम बना करके संज्ञा दे देना ये ठीक नहीं होता है। भाषा की परिपक्वता नहीं कही जाती है, इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि कविता या गद्य में उत्कृष्ट भाषा का सर्वत्र प्रयोग न करें। मतलब यह है कि उत्कृष्ट भाषा शैली में शब्दों को व्यवस्थित ढंग से रखें तो हमारी जो रचना होती है, हमारे जो उदात्तता की भावनाएं होती हैं वह और उत्कृष्ट होती हैं। लोंजाइनस के बाह्य पक्ष में तीसरा जो तत्व है वह है गरिमामय रचना विधान। इस गरिमामय रचना विधान को दूसरे शब्दों में समुचित निबंध योजना भी कहते हैं। इस संदर्भ में लोंजाइनस कहते हैं कि रचना को उदात्त बनाने के लिए उसकी रचना शैली में संपूर्ण सामंजस्य लाने की आवश्यकता होती है। इससे कृति में भव्यता, गरिमा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। काव्य की रचनात्मक शैली ठीक शारीरिक गठन की तरह होती है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग कर देने से उसका सामूहिक सौंदर्य छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार उदात्त शैली के तत्वों को यदि एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उसका औदात्य बिखर जाता है। किंतु जब उसमें शैलीगत सामंजस्य आ जाती है
तब उदात्तता भव्य और गरिमामय से युक्त हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है। इसलिए सभी तत्वों को एकान्वित करने की चेष्टा की जानी चाहिए। सभी तत्व को व्यवस्थित रूप से रखने में अपनी योजना बना करके आगे बढ़नी चाहिए और इस एकान्वित करने की चेष्टा से ही शैलीगत जो गरिमा होती है उसकी सृष्टि होती है। शैलीगत जो भावाभिव्यक्ति होती है वह श्रेष्ठ होती है और जो है सो गरिमामय होती है। इस प्रकार प्रसिद्ध यूनानी काव्यशास्त्री लोंजाइनस की उदात्त से संबंधित जो तत्व हैं उसको हम देखें, उससे जुड़े और उनके जो आभ्यंतर पक्ष और बाह्य पक्ष यानी आभ्यंतर पक्ष के 2 तत्व और बाह्य पक्ष के 3 तत्व यानी 5 तत्वों से जुड़े। तो इसमें 5 तत्वों में हम देखते हैं, अनुभव करेंगे कि जो 2 प्रथम तत्व हैं वे नैसर्गिक हैं और शेष जो 3 तत्व हैं वे कलात्मक ज्ञान और उसके सम्यक प्रयोग से संबंधित हैं। लोंजाइनस के 5 तत्वों का विश्लेषण करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचारों की गरिमा और उदात्तता को वे सर्वोपरि स्थान देते हैं। विचारों की महत्ता का उस चरित्र की उच्चता में प्रभावकता मिलती है, अर्थात विचारों की महत्ता ही उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया है। कोई भी खाली वाग्मिता के द्वारा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि उसका चरित्र तुच्छ और गर्हित होता है तो वह अच्छी रचना नहीं कर सकता है। महान विचारों से ही औदात्य मुखरित होता है और महान गुणों से ही उदात्तता की परिपुष्टि होती है। महान चिंतक मिल्टन ने भी लोंजाइनस के जो उदात्तता संबंधित अवधारणा है उनकी समर्थन भी करने में आगे आए हैं। उन्होंने कहा है, समर्थन करते हुए कहा है कि महान चरित्र वाला कवि ही महान कृतियों की सर्जना कर सकता है। ये महान विचार दैवी अनुग्रह और चारित्रिक उत्कृष्टता से ही मिलते हैं और जो उत्कृष्टता से युक्त होते हैं, महान गुणों से युक्त होते हैं, महान विचारों से युक्त होते हैं, वे ही महान रचना करते हैं और उस रचना के अंतर्गत उदात्तता के सभी जो तत्व हैं वे मौजूद होते हैं। लोंजाइनस वे स्वीकार करते हैं कि कवि में भाव प्रवणता होनी चाहिए। कहते हैं कि कवि के अंदर अंतः प्रेरणा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वह अंतः प्रेरणा से ही अनुप्रेरित होकर के कविता लिखता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि उसे अभ्यास करना पड़ता है, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि नैपुण्यता को प्राप्त करता है, निपुणता को प्राप्त करता है। वे मानते हैं कि शब्दों का ज्ञान और उनके चयन की शक्ति अलंकृत शैली और रचना की मर्यादा को और जो है सो धारदार बनाती है। इसलिए शब्दों का चयन और अलंकृत शैली जो है सो कविता लिखते समय या काव्य रचना करते समय या गद्य लिखते समय ध्यान देना पड़ता है। लोंजाइनस ने कवि और लेखक दोनों के लिए भी सुझाव दिए हैं। वे कहते हैं कि कवि को जो है सो काव्यत्व के लिए, सफल काव्यत्व के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। शब्दों के चयन पर अलंकृत शैली शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना होता है। वहीं लेखक के लिए एक सुंदर लेखन करने के लिए उन्होंने भाव भी व्यक्त किया है कि अलंकृत शैली और रचना की मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए और जो उदात्त के मुख्य तत्व हैं उसको ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। वे दोनों के लिए एक टेक्निक विकसित करने की बात पर बल देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोपीय काव्यशास्त्री के इतिहास में अरस्तु के बाद लोंजाइनस ही ऐसे समीक्षक रहे
जिन्होंने भावोत्कर्ष अथवा औदात्य को काव्य की भव्यता और शैली के उत्कर्ष का मूल साधन माना। लॉन्जाइनस को ही पहला स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में जाना जाता है और इनकी उदात्तता संबंधी धारणाएं, उदात्तता संबंधी जो तत्व हैं, जो विचारधारा है, वह समाज के लिए प्रेरणास्पद है। तो इस प्रकार इस सेशन में आप उदात्तता क्या है, उदात्तता के तत्व क्या हैं और लॉन्जाइनस के संदर्भ में क्या अवधारणाएं हैं, इस तत्वों से जुड़े अगली कड़ी में हम पुनः मिलते हैं नए तथ्यों के साथ, नए पेशकश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।